हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। 2021 से 2024 तक के पेपर का हमने सॉल्यूशन कर लिया था। आज इस लेक्चर में 2020 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्ज़ाम और बाकी स्टेट के जो असिस्टेंट इंजीनियर और जेई के एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें पैटर्न नहीं पता उनको बता देता हूँ। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो बाकी अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो हम वैसे अभी के लिए कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, बाकी आप उसको उस हिसाब से ही समझना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को शेयर भी कर दो। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, When the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick, the presence of efflorescence is। जो ब्रिक होती है उसके ऊपर हम एफ्लोरोसेंस का टेस्ट करते हैं। एफ्लोरोसेंस क्या होता है भाई? सफ़ेद रंग का जो पाउडर सा ईंटों के ऊपर आ जाता है ना, या दीवारों पे भी आपने देखा होगा, उसी को एफ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर वो 10% से ज़्यादा और 50% से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मॉडरेट। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडरेट। 5 कंडीशन होती हैं इसकी। नील में तो बिल्कुल जीरो, फिर स्लाइट जब 10% से कम हो, मॉडरेट 10 से 50, हैवी के अंदर 50 से ज़्यादा, और सीरियस कब? जब 50% से ज़्यादा हो और जो एफ्लोरोसेंस हो वो पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरता हो। जब पाउडर, जो सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर आपने दीवारों के ऊपर बहुत बार देखा होगा, जब उनमें मॉइस्चर वगैरह आ जाती है। इस टेस्ट को करने के लिए पोर्सिलियन डिश लेते हैं और 25 mm की हाइट तक हम पानी को भर देते हैं और 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो स्केल इज़ यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन दी। मो स्केल का इस्तेमाल हम क्या निकालने के लिए करते हैं? तो मो स्केल का इस्तेमाल हम हार्डनेस निकालने के लिए करते हैं। और इसके मो स्केल के अंदर जो हार्डनेस होती है स्टोन की वो आपको याद होनी चाहिए भाई। सबसे पहले क्या आता है? जिप्सम, कैल्साइट। सबसे पहले तो टाल्क आएगा जिसकी हार्डनेस 1 होती है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोरोटाइट, एपेटाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्ट, कोरंडम, टोपस और डायमंड। तो ये आपको हार्डनेस का जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए, पेपर के अंदर पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिकमेंडेड फॉर यूजिंग द सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। जो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट होती है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे भाई सल्फेट वगैरह ज़्यादा होंगे, जैसे भाई सीवर वगैरह हो गया, बेसमेंट वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, कंक्रीट टू बी यूज इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट वेयर सोयल इज नॉट इन्फेस्टेड विद द सल्फेट। तो फाउंडेशन और बेसमेंट में तो यूज करते हैं इसको, सही बात है, लेकिन इसने क्या लिखा है? वेयर सोयल इज नॉट इन्फेस्टेड विद सल्फेट, यानी जहाँ पे सल्फेट नहीं होंगे तो वहाँ इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है क्योंकि इसने नोट लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट, कंक्रीट यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पाइप विच आर लाइकली टू बी बरीड इन मार्सी रीजन और सल्फेट बियरिंग सोयल। भाई कंक्रीट की फाउंडेशन, वो पाइप वगैरह हम ऐसी मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं जहाँ पे सल्फेट हो सकते हैं, तो वहाँ हमें सल्फेट रजिस्टिंग सोयल लेनी पड़ेगी। तीसरी स्टेटमेंट, कंक्रीट टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट वर्क। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में हम इसको यूज करेंगे, तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। या तो फाउंडेशन में यूज करते हैं पाइप वगैरह में जहाँ पे भाई सेप्टिक कंडीशन होती है, वहाँ सल्फेट रजिस्टिंग सोयल यूज करनी पड़ती है सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट वगैरह में। पहली स्टेटमेंट गलत क्यों गई? क्योंकि इसने नोट लिख दिया। दूसरी तीसरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज डीलिक्विसेंट। डीलिक्विसेंट सीमेंट कौन सी है? तो कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट को हम डीलिक्विसेंट कहते हैं। ये डीलिक्विसेंट का क्या मतलब होता है भाई? ऐसे टाइप का मटेरियल जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में लिक्विड बन जाता है। इसके और क्या एग्जाम्पल होंगे? जैसे घर में नमक होता है ना, अभी बारिश का मौसम चलने लग रहा है तो क्या होएगा? जो आपका नमक है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विड सा हो जाता है, तो वो भी क्या है? डीलिक्विसेंट मटेरियल। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा? कैल्शियम क्लोराइड। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर कंक्रीट विद द माइल्ड एक्सपोजर। आपको कंक्रीट दे रखी है माइल्ड एक्सपोजर के साथ। वाटर सीमेंट रेशो 0.50। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सीमेंट 0.50 है। वाटर कितने हैं? 191 लीटर, तो वजन कितना होगा? 191 किलो। तो सीमेंट कितनी आ जाएगी? तो वाटर का वेट डिवाइड बाई सीमेंट का वेट इज इक्वल टू 0.50। सीमेंट कितनी हो जाएगी? 191 इंटू 2, 383 किलो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशो यही होता है ना भाई, वेट ऑफ वाटर अपॉन सीमेंट। ये 0.5 दिया हुआ, वाटर का वजन आपको पता है, सीमेंट का हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्ट्रेंथ ऑफ ए फुली मैच्योर्ड कंक्रीट सैंपल इज 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई फुली मैच्योर कंक्रीट की स्ट्रेंथ दे रखी है। क्यूरिंग एट एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन ए डे, 10 डिग्री सेल्सियस इन नाइट, एटम टेम्परेचर इज -11 डिग्री सेल्सियस। जो हम मैच्योरिटी निकालते हैं तो उसके लिए रेफरेंस टेम्परेचर हम कितना लेते हैं, -11 डिग्री सेल्सियस। इफ प्लोमैन कॉन्स्टेंट आर 30 to 54, स्ट्रेंथ ऑफ द आइडेंटिकल कंक्रीट एट 7 डे विल बी नियरली। तो भाई अपने सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है, प्लोमैन कॉन्स्टेंट वगैरह और स्ट्रेंथ ट्रूथ। अपने सिलेबस में कहाँ तक का पार्ट है भाई, मैच्योरिटी हम 11 डिग्री -11 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो 20 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर था दिन में और 10 डिग्री सेल्सियस था नाइट में। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता भाई मैच्योरिटी इसकी कितनी होगी 7 दिन के अंदर, तो हम कैसे निकाल लेंगे। दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं, रात में 12 घंटे होते हैं, ठीक है। और 20 डिग्री था दिन में, तो दिन के लिए मैच्योरिटी अलग निकाल लेंगे ऐसे करके 20 माइनस -11, क्योंकि -11 रेफरेंस टेम्परेचर था, मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 7। भाई 7 दिन थे, एक दिन में 12 घंटे। और जब रात के लिए टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 माइनस -11 इंटू 12 इंटू 7। यहाँ तक का पार्ट कर लेना, आगे जो ये प्लोमैन वगैरह है वो अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ कंक्रीट इज प्रिपेयर बाय यूजिंग 500 ग्राम ऑफ सीमेंट विद वाटर सीमेंट रेशो 0.55 एंड 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ द जेल, दैट थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑन फुल हाइड्रेशन विल बी नियरली। भैया आपको कंक्रीट का सैंपल दे रखा है, 500 ग्राम सीमेंट है, वाटर सीमेंट रेशो 0.55 है, ठीक है। और भाई जो जेल की स्ट्रेंथ है वो 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये वाला चीज़ तो हम वैसे भी याद करते हैं भाई, थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कितनी निकालते हैं 240, जो ये जेल स्पेस रेशो का क्यूब होता है यही निकालते हैं। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा, एसएससी के सिलेबस में ही है। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ कितनी होएगी इसकी, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा भाई, इसमें सीमेंट का वजन दे रखा, पानी का नहीं दे रखा। तो वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का दे रखा है, वाटर का हम वो निकाल लेंगे वेट कितना होगा। तो फॉर्मूले में आपने पुट करा वेट ऑफ सीमेंट 500, वाटर सीमेंट 0.55, सीमेंट का वजन आ गया आपके पास, वो वाटर का वजन आ गया आपके पास। तो वाटर क्या वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। फिर आ जाता है जेल स्पेस रेशो, कैसे निकाल लेंगे। जेल स्पेस रेशो का फॉर्मूला होता है 0.657C डिवाइड बाई 0.319C प्लस W। ये वाला क्वेश्चन एसएससी के सिलेबस के अंदर ही है, पहले भी ये वाला क्वेश्चन एसएससी प्री के अंदर पूछा गया है। उसके अंदर उस क्वेश्चन में केवल आपसे जेल स्पेस रेशो निकालना था। अब मान लो मेंस के अंदर आया तो आपसे स्ट्रेंथ भी निकलवाने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो जेल स्पेस रेशो ये सी क्या है, सी है हमारे पास सीमेंट का वजन, और डब्लू क्या है वाटर की वॉल्यूम, डब्लू क्या है वाटर की वॉल्यूम, वो हम इसमें पुट कर देंगे 0.657C डिवाइड बाई 0.319C प्लस W। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमारे सिलेबस का पार्ट है। थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कितनी होती है 240, जेल स्पेस रेशो का क्यूब 240 जेल स्पेस रेशो का क्यूब, इसमें पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एज। तो भाई सीमेंट और वाटर की स्लरी जो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लेटेंस बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे लेटेंस। एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन है, शायद ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है एसएससी के अंदर, ठीक है। मतलब ईएससी के क्वेश्चन ही एसएससी में रिपीट होते हैं। तो भैया तो मैं आपको 2020 का सोल्यूशन करवाने लग रहा हूँ, तो 2021 का एसएससी, 22 का, 23 का, 24 का, तो उनके अंदर हो सकता है रिपीट हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन उठा के दिए जाते हैं, क्योंकि मेन जो बेस होता है वो इंजीनियरिंग सर्विस होता है, उसके बाद ही और एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे लेटेंस। लेटेंस क्या होता है भाई, आपने कंक्रीट कहीं पे भाई स्लैब बनाने लग रहे थे आप, लेकिन क्या हुआ स्लैब के लिए आपने कंक्रीट डाली, जो पानी होता है पानी का यूनिट वेट कम होता है, वो सीमेंट के साथ मिक्स होकर ऊपर की तरफ आ जाता है, और ऊपर की तरफ एक लेयर बन जाएगी पानी की और सीमेंट की पपड़ी टाइप से, तो उसको लेटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर। जो पॉलीमरिक कंक्रीट होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है, तो सीवेज डिस्पोजल वर्क के लिए पॉलीमर कंक्रीट सुटेबल रहता है। पॉलीमर कंक्रीट किसके लिए, सीवेज डिस्पोजल वर्क के लिए। इसके अंदर हम पॉलीमर्स का यूज करते हैं। पॉलीमर क्या हो गए भाई, नायलॉन और इस टाइप की चीज़ें जो फाइबर टाइप की होती हैं, तो उनको पॉलीमर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइम विल बी यूज फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वाशिंग। वाइट वाश करने के लिए या प्लास्टरिंग के लिए फिनिशिंग कोट है, उसके लिए कौन सा लाइम यूज करेंगे, तो भाई बिल्कुल जो वाइट लाइम होता है उसको यूज करेंगे, जिसको हम फैट लाइम भी बोलते हैं, या फिर फैट लाइम, वाइट लाइम, थिक लाइम, मतलब ये सारे नाम होते हैं उसके। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं उसको, मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम।
फिनिशिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम। बाकी जो 3 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वे हाइड्रोलिक लाइम है, उसके अंदर क्ले मिली हुई होगी या दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं तो उस वजह से उसका रंग सफ़ेद नहीं होता, तो फिनिशिंग बढ़िया नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट वेट एलिमेंट विल बी एडेड टू एनहेंस द प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी फॉर एक्सरे शिल्डिंग मोर्टार। जो एक्सरे शिल्डिंग मोर्टार होता है उसके अंदर हम कौन सी मटेरियल का यूज करते हैं, उसकी हम के लिए किसका करेंगे, लिथियम का। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और आ चुका है, उसमें क्या भाई एक्सरे शिल्डिंग में हम किसका यूज करेंगे, बेरियम का। किसका, बेरियम का। तो बेरियम हो गया, लिथियम हो गया, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे शिल्डिंग हो गई या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज प्रोड्यूस बाय मोल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। जो आयरन स्लैग होता है उसके मिक्सचर को और पोर्टलैंड सीमेंट को आपस में मिला के हमें कौन सा स्टोन मिलता है, तो हमें मिलेगा गार्लिक स्टोन। इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो। गार्लिक स्टोन क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट और आयरन स्लैग को मिला के हमें बनेगा गार्लिक स्टोन। आयरन स्लैग क्या होता है भाई, आयरन का जो ओर होता है उससे हम आयरन को बनाएंगे, तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोल देते हैं आयरन स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राउंड बार मटेरियल विद ए डाया ऑफ 37.5 mm, लेंथ 2.4 मीटर, यंग मॉडुलस इतना है, शियर मॉडुलस इतना है, स्ट्रेच फॉर 2.5 mm। तो इसका बल्क मॉडुलस आपको बताना है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई, यंग मॉडुलस दे रखा है, शियर मॉडुलस दे रखा है, तो बल्क मॉडुलस निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो वहीं इसके अंदर यूज होते हैं। वे 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, E इज इक्वल टू 9Kg अपॉन 3K प्लस G। तो ये तीसरे वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज होएगा, E इज इक्वल टू 9Kg अपॉन 3K प्लस G। आपको ये दे रखा है यंग मॉडुलस यानी E दे रखा है आपको, शियर मॉडुलस यानी कि G दे रखा है, बल्क मॉडुलस K निकालना है आपको। तो फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू 9Kg अपॉन 3K प्लस G। आपको K निकालना है इस वाले के अंदर, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके आपका K बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन तो लगेगी लेकिन निकल जाएगा। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाने की तो आपको ज़रूरत है नहीं। अब भाई 100 मल्टीप्लाई बाई 250 या कुछ भी जो भी कैलकुलेशन इसके अंदर हो रही है प्लस माइनस, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन आपको आना चाहिए कैसे करना होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पंच ऑफ 20 mm डाया इज यूज टू पंच ए होल इन 8 mm थिक प्लेट। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल इज 110 किलो न्यूटन, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन द प्लेट विल बी नियरली। तो आपको एक प्लेट दे रखी है, इस प्लेट के अंदर आपने होल किया है, ठीक है, इस प्लेट के अंदर आपने ये होल किया है, और इस होल करने के लिए भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया भाई पंच का इस्तेमाल करा आपने, और आपको फोर्स कितनी लगानी पड़ी 110 किलो न्यूटन की। तो शियर स्ट्रेस कितनी होगी, जो शियर स्ट्रेस होती है वो इधर फोर्स लगाएगी यानी कि इसके सरफेस के ऊपर। भाई जब हम उस मशीन से, पंचिंग मशीन से इसके अंदर छेद करने की कोशिश करेंगे तो शियर स्ट्रेस इधर इधर लगेगी। ठीक है, यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया वहाँ पे फोर्स लगेगी। जो इसकी शियर स्ट्रेस है इसके कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होएगा, पाई डी इंटू एल। ठीक है, लेंथ इसकी आप ये वाली ले लो, डाया आप इसका ये कंसीडर कर लो। जो सिलेंडर बन गया ना एक किस्म से ये होल करने लग रहे हो, तो पाई डी एल इसका कर्व सरफेस एरिया है, वो किसके बराबर, जो आपने फोर्स लगाई 110 के बराबर। डाया आपको पता है, लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ यानी कि इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, ये 8 mm, डाया क्या है 20 mm। तो टाउ आपको निकालना, वो आप इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए रीइंफोर्स कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन ऑफ 50,000 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई कंक्रीट का सेक्शन दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है, उसके अंदर 6 सरिये हैं जिनका एरिया टोटल एरिया है 500 mm स्क्वायर। ठीक है, कंक्रीट इज नॉट टू बी स्ट्रेस मोर देन 3.5 मेगापास्कल। भाई कंक्रीट के अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो दे दिया आपको 3.5 मेगापास्कल। मॉड्यूलर रेशो 18 है, सेफ लोड इन दी कॉलम कैरी विल बी नियरली। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड निकाल वो लगाना है, एरिया आपको दे ही रखा है, सर्कुलर कॉलम है, जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हम कितनी लेते हैं, जो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्वेश्चन है। ये हमें कैसे पता चला भाई, मॉड्यूलर रेशो दे रखा है, कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है 3.5 मेगापास्कल। ठीक है, ये देखो 3.5 मेगापास्कल, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इतनी हो, मॉड्यूलर रेशो इतना हो, तो WSM का क्वेश्चन है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी भाई, कंक्रीट का एरिया मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस प्लस स्टील का एरिया, और स्टील के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें आपको दे ही रखी हैं।
अब आप कहोगे स्टील के अंदर जो स्ट्रेंथ है कंप्रेशन में वो हमको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलर रेशो दे रखा है। मॉड्यूलर रेशो का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ भाई। 1 मीटर स्क्वायर कंक्रीट है, क्या 1 मीटर स्क्वायर कंक्रीट है, उसको अगर हमें स्टील के ड्रम में कन्वर्ट करना हो तो हम मॉड्यूलर रेशो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्टील को कंक्रीट के ड्रम में कन्वर्ट करना हो। जैसे कि मॉड्यूलर रेशो हमें कितना दे रखा है, 18। मॉड्यूलर रेशो हमें 18 दे रखा है। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ 1 मीटर स्क्वायर अगर स्टील है, 1 मीटर स्क्वायर अगर स्टील है वो तो किसके बराबर होएगी, 18 मीटर स्क्वायर कंक्रीट के बराबर होएगी, ठीक है। मॉड्यूलर रेशो का जिनको समझ नहीं आता था तो आई होप मॉड्यूलर रेशो आज वो समझ पाए होंगे। एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भाई लकड़ी के लिए यूज हो सकता है, स्टील के लिए, कॉपर के लिए, तो किसी भी चीज़ का मॉड्यूलर रेशो आपस में एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो या ऐसे समझ लो भाई, जो स्टील की स्ट्रेंथ 18 गुना ज़्यादा है कंक्रीट से, या ऐसे समझ लो स्टील का एरिया है उसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई करके। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपने को पता ही था भाई, एरिया मल्टीप्लाई बाय जो भी स्ट्रेस है, एरिया मल्टीप्लाई बाय जो भी स्ट्रेस है। तो कंक्रीट का एरिया 49,500 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट उसकी स्ट्रेंथ थी, प्लस स्टील का एरिया 500, कंक्रीट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाय यानी 3.5। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी यू स्टोर ड्यू टू बेंडिंग इन ए कैंटिलीवर बीम ड्यू टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड के ऊपर, तो उसके अंदर टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होएगी। तो जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर बेंडिंग मूवमेंट के टर्म में लिखें, किसके टर्म में, बेंडिंग मूवमेंट के टर्म में, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है m²L/2EI। क्या होता है, m²L/2EI। तो किसी छोटी लेंथ के लिए देखेंगे तो क्या होएगा भाई, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट कितना है, उसका स्क्वायर dx डिवाइड बाई 2EI, और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी लेंथ के लिए। जैसे आपको कैंटिलीवर बीम दिखने लग रही है L लेंथ की, तो बेंडिंग मूवमेंट किसी भी x डिस्टेंस दूरी पे कितना होगा, W×x। बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा x डिस्टेंस दूर पे, W×x में कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लगने लग रहा है। इंटीग्रेट करना आपको 0 से L लेंथ के लिए, आपका स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी W²L3/6EI। इसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, m² L / 2EI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग 20 mm वाइड 15 mm थिक इज सब्जेक्ट टू ए टेंसाइल लोड ऑफ 30 kN। इफ पॉइजन्स रेशो इज 0.25, यंग मॉडुलस इज 200 GPa, इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी। तो आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना भाई, वॉल्यूम इसकी कितनी इंक्रीज होएगी। आपको सब कुछ दे रखा है भाई, पॉइजन्स रेशो ये है, यंग मॉडुलस ये है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होती है, यानी कि ये φv, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होएगी x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है प्लस y डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है प्लस z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, इसके बराबर होती है। या फिर अगर इसको हम कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो और क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 - 2 म्यू। सिग्मा डिवाइड बाई ई क्या है, सिग्मा डिवाइड बाई ई है भाई किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन है। सिग्मा क्या, स्ट्रेस डिवाइड बाई यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेन के बराबर होता है ना। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेन ब्रैकेट में 1 - 2 × म्यू। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता ही दिया। तो सिग्मा आपका क्वेश्चन में दे रखी है भाई, सो इसके ऊपर कितने का लगने लग रहा है, स्ट्रेस कितनी है। तो स्ट्रेस आपको इसके अंदर वैसे निकालनी पड़ेगी क्योंकि टेंसाइल लोड दे रखा है 30 kN का। तो लोड अपने को पता है 30 kN का, एरिया हम निकाल सकते हैं क्योंकि 20 mm वाइड 15 mm थिक रेक्टेंगुलर बार है, तो एरिया कितना हो गया 20 × 15, 100 MPa का एक्सियल स्ट्रेस है। फॉर्मूले में पुट करोगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तो आपका आंसर आ जाएगा 150 mm3। बाकी बाद में इसको हमें वॉल्यूम से भी मल्टीप्लाई करा है, इसको हमने जो हमारा स्ट्रेन आया है ना सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 - 2 में जो हमारा स्ट्रेन है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। क्या आ जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस वजह से mm³ में आंसर है 150 mm3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोल्ट इज अंडर ए एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 9.6 kN टुगेदर विद ए ट्रांसवर्स फोर्स ऑफ 4.8 kN। इट्स डायमीटर एज पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी विल बी नियरली एज। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हो, हमारे सिलेबस का पार्ट में नहीं है। बाकी जो चीज़ें काम की हैं वो देख लो भाई। एक्सियल फोर्स दे रखी है, एक्सियल यानी कि जो उसके एक्सिस के अलोंग लग रही है, एक ट्रांसवर्स यानी जो उसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो एक्सियल स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे भाई, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जो उसका
एरिया कैसे निकालोगे भाई, पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर सीयर में निकालनी हो यानी कि जो ट्रांसवर्स लगने लग रही है तो उसके लिए क्या कर देंगे, फोर्स डिवाइड बाय जो उसका प्रोजेक्शन का एरिया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ले लेंगे। बाकी इन वाली चीज़ों को छोड़ दो। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एंड शियर स्ट्रेस इज टाउ एक्स वाई। यानी कि सोम वाला क्वेश्चन है भाई, कोई भी एक प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स कितनी लग रही है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस कितनी है, टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बिकम जीरो व्हेन द वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस इज, तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है वो जीरो बन जाएगी जब टाउ एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होएगी। तो अगर आपको दो स्ट्रेस दे रखी हो और शियर स्ट्रेस दे रखी हो तो नॉर्मल मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होती है यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। और ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको जीरो पुट करने के लिए इसको इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। यहाँ बीच में प्लस माइनस होता है, जो माइनस वाला है उसको हमने जीरो के इक्वल पुट करा है, वही सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अपने को किसकी वैल्यू बतानी थी, हमें बतानी थी टाउ एक्स वाई की। तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, रूट ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये वाला क्वेश्चन अपने एसएससी लेवल का ही है, क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, क्या बताओ, प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, उसका फॉर्मूला हम पढ़ते ही हैं भाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए क्लोज कोयल हेलिकल स्प्रिंग इज, जो क्लोज कोयल हेलिकल स्प्रिंग होती है उसके अंदर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो होगा 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन डिवाइड बाई सी डी रेज टू द पावर 4। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, 64 डब्ल्यू आर क्यूब एन डिवाइड बाई सी की जगह हम ई लिख देते हैं, ई डी रेज टू द पावर 4। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखना चाहो तो डेरिवेशन भी देख सकते हो भाई। कोई स्प्रिंग है उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, स्ट्रेन एनर्जी होती है टी स्क्वायर एल अपॉन 2g इंटू जे। तो जे इसके अंदर क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, मतलब जे क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस नहीं, ये हो जाएगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसके बराबर होता है, पाई बाय 32 डी रेज टू द पावर 4। लेंथ इस स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, एक जो हेलिकल स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग होती है ना, देखिए गोल गोल घूमती जाती है बेल टाइप से, तो एक जो राउंड होगा उसका रेडियस होगा, उसका लेंथ होगी 2 पाई आर। एन क्या है भाई, यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ उसके वो है, राउंड राउंड है उसके। टी इसके अंदर भाई वो आ जाएगा टॉर्क, ये किसके बराबर होएगा भाई, जो भी फोर्स लग रहा होगा मल्टीप्लाई बाई इसका रेडियस पी इनटू आर। और जो कैस्टिग्लियानो थ्योरम होती है उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन किसके बराबर होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड। तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा हमारा 32 पी स्क्वायर आर क्यूब एन अपॉन जी डी रेज टू द पावर 4। तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहाँ तो अपने को डेरिवेशन देखना था, इस 22 नंबर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया भाई। हेलिकल स्प्रिंग है 5 mm का इसका डाया की भाई बनी हुई है, ये 12 कंप्लीट कोयल है 50 mm इन डायमीटर की, एक्सियल लोड लगने लग रहा है 100 न्यूटन का, मॉडुलस रिजिडिटी 80 गीगा पास्कल है, डिफ्लेक्शन कितना होगा। ऐसे समझो आप, ये ऐसे हमारी ये स्प्रिंग है ना, तो एक तो आपको ये वाला रेडियस दे रखा है, एक तो आपको ये वाला रेडियस दे रखा है, दूसरा रेडियस क्या दे रखा है भाई, स्प्रिंग जो होती है वो तार की बनी होती है, वो स्टील का तार होगा जो आपकी स्प्रिंग है, ऐसे है ना कुछ कुछ, तो इसका भी रेडियस होगा, एक तो ये वाला रेडियस, इसको आप छोटा आर कह लो, इसको आप बड़े वाला आर कह लो। ठीक है, तो ये दो अलग अलग रेडियस आपको दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 64 पी यानी कि लोड आर क्यूब अपॉन एन जी डी रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए होलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर एज 100 mm एंड 40 mm रिस्पेक्टिवली इज ट्रांसमिटेड पावर एट 120 RPM। एक शाफ्ट दे रखी है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 100, इंटरनल है 40, पावर ट्रांसमिट कर रही है 120 RPM की स्पीड से। शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड द 50 मेगापास्कल, द पावर ऑफ शाफ्ट कैन ट्रांसमिटेड विल बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते थे, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तब पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन उठा के दे देते थे। ये वाला क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव पेपर होता था ना, सेम टू सेम आया हुआ है एसएससी के अंदर। सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। एक शाफ्ट है, एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दिया हुआ 40 और तो रेडियस लगा लो 20 और कितना हो जाएगा 50। 120 RPM की स्पीड से घूमने लग रही है। साथ साथ आपको ये भी दे दिया जो शियर स्ट्रेस है वो 50 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई शाफ्ट होती है उसके अंदर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर वो टॉर्जनल इक्वेशन लग जाएगी, टाउ बाय आर टी बाई जे जी थीटा बाय एल। टॉर्जनल इक्वेशन इसके अंदर आप लगाओगे तो जो टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यूब अपॉन 1 माइनस डी इंटीरियर अपॉन डी आउटर का रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम अपने को दे रखा है, तो इसके अंदर हमने क्या निकाल लिया, हमने ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लिया। जो ये टी है ये क्या है, ये हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट, टी क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट। ये आ गया आपका 9.56 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। जो पावर ट्रांसमिट होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2πnt डिवाइड बाई 60, 2πnt डिवाइड बाई 60। पावर यही होती है ना, पावर होती है ओमेगा इंटू आर, ये ओमेगा इंटू आर नहीं, ओमेगा इंटू टी। भाई जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाई जो इसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट लगने लग रहा है। तो आरपीएम आपको पता है भाई 120 आरपीएम में थी, ट्विस्टिंग मोमेंट आपने निकाल ही लिया, तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 120 किलोवाट की जो वो है पावर है ये ट्रांसमिट कर सकता है शाफ्ट। कितनी पावर ट्रांसमिट कर सकता है 120 किलोवाट की। शाफ्ट किसको बोलते हैं भाई, ये आपकी शाफ्ट हो जाती है सर्कुलर, यानी कि लोहे का टुकड़ा कह लो, पाइप यानी सर्कुलर, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर बीम है 100 mm डाया है, सब्जेक्ट टू ए शियर फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन, दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। तो सेम यही वाला क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बतानी है, मतलब सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग हो गया। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते थे, टाउ इज इक्वल टू FA/y डिवाइड बाई आई इंटू बी। और डायरेक्ट रिजल्ट हम क्या याद रखते हैं भाई, टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, टाउ मैक्सिमम होता है 3/2 ऑफ टाउ। एवरेज किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या सर्कुलर बीम है, तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा, सर्कुलर में हम ले लेते हैं 4/3, बस फॉर्मूले में पुट करना है। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा 4/3 ऑफ एवरेज। एवरेज किसके बराबर होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स अपने को दे रखा है 30 किलोन्यूटन का, सर्कुलर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा π/4 ऑफ डाया का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैंटिलीवर बीम एज शोन इन द फिगर इज सब्जेक्ट टू ए पॉइंट लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन ओवर ए स्पैन ऑफ 6 मीटर। 12 किलोन्यूटन का लोड लगने लग रहा है, 6 मीटर इस बीम का स्पैन है। मॉडुलस यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। IXX यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 6 × 10⁷ mm⁴ डिफ्लेक्शन कितना होएगा। तो कैंटिलीवर बीम जिसके अंदर पॉइंट लोड लगने लग रखा होता है तो उसका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, WL3/3EI। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई, कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला WL3/3EI। सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, MM के अंदर सभी की यूनिट है, ये आपका आंसर MM में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लोर हैज़ टू कैरी ए लोड ऑफ 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दी फ्लोर इज सब्जेक्टेड ऑन ए रेक्टेंगुलर जोइस्ट इच ऑफ 100 mm वाइड, 300 mm डीप एंड 5 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर है 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगने लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। रेक्टेंगुलर जोइस्ट के ऊपर वो फ्लोर हमारा सपोर्ट है जिसकी वही विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, यानी बीम लगा लो। जोइस्ट क्या होती है, जोइस्ट एक किस्म की बीम होती है, 5 मीटर इसकी लंबाई है जो बीम हमारी। मैक्सिमम स्ट्रेस जोइस्ट के अंदर कितना होएगा, अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दे ही रखे आपने हमको 8 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होएगा 8 मेगान्यूटन पर mm स्क्वायर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द जोइस्ट विल बी। जो हमारे पिछले लेक्चर थे उसके अंदर ही मैंने आपको जोइस्ट वाले क्वेश्चन करवाए थे, तो इसमें भी आप ध्यान दो। लोड कितना दिया हुआ 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो भैया आपका पूरा बड़ा फरस है
स्लैब कह लो, फर्श कह लो, रूफ कह लो, कुछ भी कह लो, ये जोइस्ट हैं। जोइस्ट क्या होती हैं? बीम होती हैं। अब कोई भी एक बीम पकड़ लो, ठीक है, कोई भी एक बीम हम लेंगे, ऐसे चलने लग रहा है, ठीक है, ये अलग अलग बीम है। तो जो ये वाली बीम है, इसके ऊपर कहाँ तक का लोड लगेगा? इसके ऊपर कौन सा लोड लगेगा? जो इधर एरिया है, इधर एरिया, यानी इसके अंदर जितना भी लोड आने लग रखा होगा वो इस जोइस्ट के ऊपर लगेगा, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो 1 मीटर, लेंथ हमने 1 मीटर कंसिडर कर ली। इसकी स्पेसिंग हमने एस कंसिडर कर ली। स्पेसिंग हमने कितनी ले ली? एस कर ली। लेंथ हमने 1 मीटर ले ली। तो इसके ऊपर लोड कितना लगेगा? 12 kN/m² है ना। तो इसका एरिया कितना है? S×1 तो लोड लगेगा इसके ऊपर 12S का। इस बीम के ऊपर लोड कितना लगेगा? 12S kN/m। 12S kN/m का इस जोइस्ट के ऊपर लोड लगेगा। बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही थी, और तो कुछ आपको इसमें खास बताने का है ही नहीं। बेंडिंग मूवमेंट की जो इक्वेशन होती है वो इसमें लग जाएगी, M/I = σ/y, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना होता है? बेंडिंग मूवमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना होता है? WL²/8। जो W है, W हमने अभी कितना निकाला था? 12S निकाला था। लेंथ इसकी कितनी है? 6 मीटर की बीम थी ना, 5 मीटर की बीम दे रखी है, ठीक है, लेंथ 5 मीटर है। बेंडिंग मूवमेंट अपने को पता ही है। मैक्सिमम स्ट्रेस किसके बराबर होता है? इस वाली इक्वेशन में आप स्ट्रेस निकालोगे तो किसके बराबर होगा? σ = M/I/y, ठीक है। आई यानी कि जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी आप निकाल सकते हो। जो बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दे रखे 100 mm वाइड, 300 mm डेप्थ, बीम आपकी ऐसी है 100, ये 300, आई आप निकाल सकते हो। तो सिग्मा मैक्सिमम किसके बराबर होता है? M_max/Z। M यानी कि WL²/8, सिग्मा मैक्सिमम 8 आपको दे ही रखा है। अपने को S निकालना था। अपने को क्या निकालना है? S निकालना है। जो इसके ऊपर लोड लगने लग रहा है, 12S लोड लगने लग रहा है ना, तो वो अपने को निकालना है। इसमें पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका लोड इसके ऊपर लगने लग रहा है 3.84 N/mm, और ये किसके बराबर था? ये 12S के बराबर था। तो स्पेसिंग आपकी आ जाएगी 320 mm। भले ही इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, लेकिन फॉर्मूले तो सभी वहीं लगने हैं जो आपने अपने SSC की तैयारी करते टाइम पढ़े थे। जो सिविल इंजीनियरिंग है वो कोई अलग नहीं हो जाती। आज हमने जितने क्वेश्चन करे, 2 या 3 क्वेश्चन तो थोड़े थे भाई, अलग थे। बाकी जो कट ऑफ होती है क्या रहती है? अभी 150 का एग्ज़ाम है, तो 150 में से कट ऑफ इसकी यहीं जाएगी, 80-90 के आसपास कट ऑफ जाती है। अगर आप 150 में से 80-90 सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस वही है, इसके अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो वो नॉन टेक्निकल का इसमें वेटेज काफ़ी है प्री के अंदर, तो उसकी थोड़ी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। बाकी तो सिलेबस और बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 100 mm वाइड है, 250 mm डीप है, 3 मीटर लॉन्ग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 40 kN/m का, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होएगा? जो रेक्टेंगुलर बीम होती है उसके लिए आपको पता है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है? 1.5 ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस, 1.5 ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। और एवरेज वाला कैसे निकालोगे? एवरेज होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स कैसे निकालोगे? तो शियर फोर्स निकालना तो आपको आता ही है भाई। 3 मीटर की बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होता है भाई? यहाँ एंड वाले के ऊपर ही होता है। इसका डायग्राम ऐसे बनता है ना शियर फोर्स का, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? WL/2। मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? WL/2। तो ये किसके बराबर आ गया? 60 के बराबर। और मैक्सिमम किसके बराबर होएगा? 1.5 ऑफ एवरेज। पुट करोगे आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam of span 8 मीटर carry a uniformly distributed load of 24 kN/m। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, 8 मीटर का स्पैन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसके ऊपर लगने लग रहा है। और इस बीम को हमने बीच से प्रोप कर दिया, यानी कि बीच में इसके कोई सपोर्ट वगैरह लगा दिया। वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, इसका वो दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, अमाउंट बाय विच द प्रोप शुड बी यील्ड इन ऑर्डर टू मेक ऑल 3 रिएक्शन इक्वल। तो आपको ये बताना है, जो बी के ऊपर आपने प्रोप लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये कितने से डाउन चला जाए कि भाई तीनों के ऊपर रिएक्शन बराबर बराबर आए, ठीक है, तीनों के ऊपर रिएक्शन बराबर आए।
तो सबसे पहले जो इन्होंने कंडीशन दी है उसी को लिख लेंगे भाई, तीनों के ऊपर रिएक्शन बराबर आएगा। तो 3R इज इक्वल टू 24 इंटू 8, जो टोटल लोड लगने लग रहा है इसके ऊपर 24 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड था ना, 8 मीटर की बीम है, टोटल लोड कितना हो जाएगा 24 इंटू 8। तो किसी भी पॉइंट पे रिएक्शन कितना आ जाएगा 24, वो 64 किलो न्यूटन। अब जो बीम है हमें बी वाले पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालना है, बी वाले पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, इसको इस तरीके से समझो, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसके लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है 5/384 WL⁴ अपॉन EI, ये होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लोड और लग रहा होता तो बीम हमारी कैसी होती, इस वाली शेप में चली जाती, यानी बीम हमारी ऊपर की तरफ उठ जाती। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ये माइनस का साइन लेना पड़ेगा। ये तो हो गया, फिर माइनस का साइन, पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन कितना होता है WL³ अपॉन 48 EI, पॉइंट लोड की वजह से सिंपली सपोर्टेड में कितना डिफ्लेक्शन होता है WL³ अपॉन 48 EI, उसको माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, लोड आपको पता है, लेंथ बीम की पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे ही रखा है। इसमें आप पुट करोगे तो बी के ऊपर डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा 14.9 mm, यानी जो बी वाला पॉइंट है वो 14.9 mm से डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है, तो ए के ऊपर फिक्स है वो तो चलो अपने को दिख ही रहा है। यहाँ बी पॉइंट पे पी इसका लोड लगने लग रहा है, और ठीक है पी पॉइंट के ऊपर इसमें पॉइंट लोड लगने लग रहा है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये वाला पार्ट है, ये हल्की सी बीम ऐसे है और ये वाली ऐसे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो आपको ये बताना फ्री एंड के ऊपर डिफ्लेक्शन कितना होएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनके हिसाब से कर लो, या फिर जो मूवमेंट एरिया मेथड हम निकालते हैं उस वाले मेथड से कर लो। तो स्टैंडर्ड वाले से देख लेते हैं। इस बीम को आप दो तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एक तो पूरी बीम ऐसे है भाई, पॉइंट लोड पी इसके ऊपर लगने लग रहा है तो इसकी वजह से इसका कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। और एक आप इसको क्या समझ सकते हो भाई, जो ए वाला पॉइंट है ये 2I वाला जो सेक्शन है, और यहाँ पे जो पी लोड लग रखा है, पी लोड इसके ऊपर लगने लग रखा है, इसकी वजह से आप इसको किसी में कन्वर्ट कर लो, PL/2 के मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर लो। जो पी लोड इधर लगने लग रहा है ना, पी लोड इधर, तो P × L/2, तो इसको आप इसमें ऐसे कन्वर्ट कर लो कि भाई यहाँ पे PL/2 का मूवमेंट लगने लग रहा है, तो ये वाली बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होएगी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे थीटा का एंगल भी बनेगा, तो ये वाला डिफ्लेक्शन प्लस ये वाला डिफ्लेक्शन, और इस पूरी बीम की वजह से जो यहाँ ये लोड लग रहा है ये वाला डिफ्लेक्शन, इन तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके हिसाब से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। बाकी एक जो मूवमेंट एरिया वाला मेथड है वो वाला थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर हम क्या लेते हैं, उसके अंदर यही लेते हैं ना, डिफ्लेक्शन ऑफ बी माइनस डिफ्लेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/EI मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एरिया, ठीक है। जो मूवमेंट एरिया की सेकंड थ्योरम होती है, यही होती है ना 1/EI मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एरिया। और ये कहाँ से मूवमेंट निकाल लेंगे हम, जो नॉन जीरो स्लोप वाला पॉइंट है उस वाले से निकाल लेंगे। तो मान लो इसका पहले तो अपने को बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका कैसे आएगा, पी लोड लग रहा है, एल लेंथ है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका ये आ गया, ये आ जाएगा P × L। अब आपको निकालना है पी वाले पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन। बाकी अगर यहाँ मूवमेंट लिखना चाहो तो यहाँ हो जाएगा PL/2। इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, एक बार पॉज कर लेता हूँ वीडियो। तो यहाँ से मैंने मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी शुरू करी मूवमेंट एरिया मेथड में, 1/EI भाई इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया कितना होगा, जो ये ट्रायंगल बनने लग रहा है हाफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, जो ये PL/2 × L/2 ये एरिया हो गया। और कहाँ से मूवमेंट निकालते हैं, बी वाले पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सेंट्रोइड कहाँ बनेगा, 2/3L, यानी कि 2/3, और लेंथ किसके बराबर है, ये वाली लेंथ L/2 के बराबर है। तो ये हमने लिखा है पहले इस ट्रायंगल के लिए। फिर जो ट्रेपेजोइडल बच गया इसके लिए लिखेंगे। इसके लिए जब हम लिखेंगे E × 2I, ठीक है, E × 2I ऐसे लिखेंगे। फिर प्लस नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है उसके अंदर शुरू हो जाएगा। इस ट्रेपीजियम का एरिया
इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे बनेगा, ये साइड पी एल, ये साइड पी एल बाई 2 है और लेंथ है एल बाई 2। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होगा वो आप लिख लोगे मल्टीप्लाई बाई इसका सेंट्रोइड कहाँ होएगा। तो जो ट्रेपीजोइडल का जो होता है सेंट्रोमास वो आपको निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, H/3 2a + b अपॉन a + b। तो जो इसका सेंट्रोइड आप पुट करोगे यहाँ आप वैल्यू उसकी लिख दोगे। तो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। मोमेंट एरिया मेथड से भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट रिजल्ट मेथड है उसके हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले के हिसाब से करना है तो ये जो आपको दिखने लग रहा है उसी हिसाब से करना है भाई। जो सी वाला पॉइंट है उसके ऊपर जो सी वाला ये पॉइंट है यहाँ पे कुछ स्लोप बन जाएगा, इसको पहले मूवमेंट में कन्वर्ट करेंगे भाई, सी वाले पॉइंट पे मूवमेंट के तौर पे ले जाएंगे। यहाँ हम थीटा निकालेंगे। थीटा दो तरीके से आएगा, एक तो मूवमेंट की वजह से और एक इस लोड की वजह से। तो थीटा निकाल लिया, फिर सी के ऊपर डिफ्लेक्शन किसके बराबर होएगा भाई, एक तो मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा सी के ऊपर, सी ये वाला पॉइंट है हमें बी के ऊपर निकालना है। तो एक तो मूवमेंट की वजह से और एक पॉइंट लोड की वजह से, वो निकाल लेंगे हम। और इस बी वाले पॉइंट के ऊपर फाइनल निकालना पड़ेगा। तो जो सी के ऊपर डिफ्लेक्शन था वो तो होगा ही होगा, प्लस जो ये एंगल थीटा बना है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो अपने को करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगले उसमें कर लेंगे लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।